हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पॉइंट। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ का शुरुआत हिंदी में भी किया जाएगा, तो आज से इसकी शुरुआत की जा रही है हिंदी में भी। और साथ ही इंग्लिश की जो सीरीज़ है एज़ यूजुअल वो 5 AM इन द मॉर्निंग अपलोड किया जाता रहेगा। और हिंदी का टाइम जो होगा वो मिडनाइट अराउंड 12 AM 12 बजे के आसपास में इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा, मध्य रात्रि के दौरान। और अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं इन वीडियोस का PDF पाने के लिए, तो टेलीग्राम स्टूडेंट्स पॉइंट हिंदी चैनल से आप सर्च करके उस ग्रुप को ज्वाइन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल्स नेम लिखकर द स्टूडेंट्स पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन फॉर द डे। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल है, भारत का पहला पैन इंडिया समय उपयोग सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया था? निम्नलिखित ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में PM स्वनिधि योजना से संबंधित है। तो यहाँ सवाल है कि PM स्वनिधि योजना किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो रोड पे स्ट्रीट्स पे जो खाद्य पदार्थ बेचते हैं अपने ठेलों पे या फिर वेंडर्स लगाकर, वो उनसे जुड़ा हुआ ये PM स्वनिधि योजना है। तो यहाँ पे C सही जवाब है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन के भाग के रूप में घोषित किया गया था। कोविड-19 के दौरान इसका मकसद ये है कि कोविड-19 के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानी सड़क विक्रेता हैं, वो अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें। और इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन 1 जून 2020 से किया गया है। इस स्कीम के तहत वेंडर 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। और इस 10,000 रुपये को वो एक साल के अंदर मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। और अगर वे इस कर्ज को जल्दी चुकाते हैं तो उन्हें 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। और ऋण की जल्दी चुकौती पर कोई जुर्माना भी नहीं होगा। PM स्वनिधि खबर में क्यों है? क्योंकि हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत सड़क विक्रेताओं को भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो हाल ही में समाचार में था वो कहाँ स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है। तो यहाँ A है सही उत्तर। ये समाचार में क्यों था? क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा में स्थित है उसका एक रीजनल सेंटर यानी कि क्षेत्रीय केंद्र लॉन्च किया है। कहाँ? तो हैदराबाद में। और यह केंद्रीय हिंदी संस्थान एक शैक्षिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1960 में उच्च शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षा मंत्रालय के तहत जो आती है उसने की थी। और यह एक स्वायत्त संगठन द्वारा संचालित है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल वही इसे संचालित करता है और इसके 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं, रीजनल सेंटर्स। अगला सवाल, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था यानी क्वाइन किया गया था। दिस लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर LM सिंघवी। तो यहाँ पे B सही आंसर है। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ और राज्यों के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की। अगर आपको ध्यान हो तो संघ के लिए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इस पद का नाम लोकपाल इस्तेमाल किया जाता है, वहीं राज्यों के लिए इस पद का नाम लोकायुक्त इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको अगर ध्यान हो तो अन्ना हजारे ने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था 2012-13 में। उसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर प्रेशर इस अधिनियम को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। उसके बाद ये एक्ट बना और आज राज्यों एवं संघ के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की गठन हो चुकी है। और यह एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, यह केवल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक कानून से इस बॉडी को बनाया गया है। और लोकपाल का काम क्या है? तो लोकपाल अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की पूछताछ छानबीन करती है। समाचार में क्यों था? क्योंकि हाल ही में जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने गोवा लोकायुक्त से पद से सेवानिवृत्त होकर राज्य के लोकायुक्त के बारे में या उससे जुड़े हुए कुछ परेशानियों और मुद्दों पे प्रकाश डाला है। कौन कौन सी परेशानियां थीं? तो लोकायुक्त ओवरबर्डन्ड केसेस से सफ़र कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन पे कार्यभार है। साथ ही साथ उनके कर्मचारी भी पर्याप्त नहीं हैं, शासन की कमी है और उनकी शक्तियाँ भी पर्याप्त नहीं हैं। अगला सवाल, केटोजेनिक आहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह एक उच्च वसा यानी कि हाई फैट्स, मध्यम प्रोटीन, मिडिल लेवल ऑफ प्रोटीन और कम यानी कि लेस कार्बोहाइड्रेट आहार है जो कि कीटोसिस को प्राप्त करके वजन घटाने में मदद करता है। यह स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वसा यानी कि फैट्स ज़्यादा लिया जाता है बॉडी में और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम मात्रा में लिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है बॉडी के लिए जिसे हम कहते हैं कीटोसिस। इस कीटोसिस सिचुएशन में बॉडी अवेलेबल फैट्स को ही यूज़ करने लगता है वाया लीवर बॉडी के फैट्स को बर्न करने लगता है और उसे एनर्जी में बदलकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कम लिया जा रहा है, बॉडी में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो फैट्स को ही बर्न करके बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है और इससे बॉडी का वेट कम होता है। अगला स्टेटमेंट है, आमतौर पर लोकप्रिय केटोजेनिक आहार औसतन 70 से 80% वसा यानी कि 70 से 80% फैट्स, 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट और 10 से 20% प्रोटीन का सुझाव देते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से कि 70 से 80% खाने में फैट्स ही लिया जा रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि फ़ैट की अवेलेबिलिटी बॉडी में ज़्यादा होगी और उसी को बॉडी फिर यूज़ करने लगता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी बॉडी में बहुत ही कम है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ग है सही उत्तर। केटोजेनिक आहार के कई पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है इसके कारण, क्योंकि आप फैट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो ले नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो इससे कार्बोहाइड्रेट की कमी, प्रोटीन, विटामिन की कमी, विटामिन में विशेष रूप से विटामिन ए, डी, ई और के की कमी हो जाती है। साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम जैसे खनिज पदार्थों की भी शरीर में कमी हो जाती है। इस आहार से किडनी पर तनाव बढ़ सकता है और गुर्दे की पथरी भी हो सकती है, क्योंकि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और हाल ही में इसी डाइट को फॉलो करने के कारण बंगाली, तेलुगु और कुछ हिंदी फिल्मों में काम करने वाली 27 साल की अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का देहांत हो गया। वो इस आहार का सेवन कर रही थी, इस आहार को फॉलो कर रही थी अपने वेट को कम करने के लिए। ध्यान दें, वो मिष्टी मुखर्जी थी, ना कि मिष्टी चक्रवर्ती। कुछ मीडिया चैनलों में गलती से मिष्टी चक्रवर्ती दिखाया गया, हालांकि ये मिष्टी मुखर्जी थी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI सुपर कंप्यूटर के रूप में नामित है। तो हाल ही में जो भारत का उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम है परम सिद्धि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यह ए इज द राइट आंसर। CDSC जो कि उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे कार्यरत करने के लिए तैयारी कर ली है। यह भारत को वैश्विक हाई सुपर कंप्यूटिंग अनुसंधान और नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर ला देगा। और सुपर कंप्यूटर में 210 AI पेटाफ्लॉप्स होंगे। साथ ही साथ ये कंप्यूटर NVIDIA अगली पीढ़ी की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। साथ ही CDAC सॉफ्टवेयर स्टैक और क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल होगा इसमें। और ध्यान इस बात पर दें कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था। तो अगर सवाल आया कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम शिवाय को CDSC ने डेवलप किया था अंडर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और प्रत्यूष भारत का सर्वोच्च रैंक सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष का दुनिया में 39वां रैंक है, 39th। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, स्मार्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह टॉर्पीडो रेंज से कहीं आगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ है। यह कथन सही है। तो ये बेसिकली एक मिसाइल है। इस मिसाइल का संचालन एंटी सबमरीन यानी कि सबमरीन के खिलाफ किया जा सकता है। और अगला कथन है, DRDL, RCI हैदराबाद, ADRDE आगरा, NSTL विशाखापत्तनम सहित कई DRDO प्रयोगशालाओं ने मिलकर इसके जुड़े हुए तकनीकों का विकास किया है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए फिर से C है सही उत्तर। और समाचार में क्यों था? क्योंकि हाल ही में स्मार्ट के सुपरसोनिक मिसाइल का उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान भरने का प्रशिक्षण किया गया है। अगला सवाल, लेकिन उससे पहले उससे जुड़े हुए खबर को देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में जो कि स्थित है शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी किया है।
यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट सेंट्रल जू अथॉरिटी और टेरी की रिपोर्ट है। तो यह इस कथन का ये पार्ट तो सही है। और साथ ही इसमें क्या किया गया है कि चिड़ियाघरों और भारत भर में प्रकृति की आवश्यकताओं जैसे आवासों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है इस रिपोर्ट में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और यह अध्ययन भारत में अपनी तरह का पहला अध्ययन है। इसमें इकोसिस्टम सेवाओं के कुल वार्षिक आर्थिक मूल्य को लगभग 423 करोड़ के बराबर बताया गया है। तो ये भी सही है। तो इस रिपोर्ट का बेसिक पर्पस ये था कि इकोसिस्टम सर्विसेज को मॉनेटरी वैल्यू में आइडेंटिफाई किया जाए। तो यहाँ पे फिर से दोनों कथन सही हैं, तो ग है सही उत्तर। और अगर अभी तक आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगला सवाल, चिकित्सा या शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है किसे? तो ये दिया गया है चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे ऑल्टर और माइकल ह्यूटन। तो यहाँ पे इन तीनों को जॉइंटली ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी है सही उत्तर। और उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस क्या है? तो लीवर में इन्फ्लेमेशन की एक स्थिति है। हेपेटाइटिस आमतौर पर वायरल संक्रमण से होता है, लेकिन इसके कुछ अन्य संभावित कारण भी हैं, जैसे ऑटो इम्यून प्रतिक्रियाएँ, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, दवाएँ, ड्रग्स, एक्सेस ऑफ ड्रग्स, विषाक्त पदार्थ और शराब। और मुख्यतः 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी और ई आते हैं। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह हेपेटाइटिस शरीर के तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क में आने से फैलता है और आमतौर पर इंजेक्शन दवा के उपयोग, साथ ही यौन संपर्क के माध्यम से यह फैलता है। और अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन यानी कि टीका अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका इलाज कुछ एंटीवायरल दवाओं से किया जा सकता है। और 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2030 तक हेपेटाइटिस सी को देश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एम करता है हेपेटाइटिस सी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Wait for the upcoming video. Until then, stay safe and thanks for watching.